जय हिंद दोस्तों। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे मेहमान जो कि देश की सुप्रसिद्ध सुप्रतिष्ठित साहित्यकार में से एक हैं, उनको आप लोगों से रूबरू कराने का मौका मिल रहा है। इन्हें हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा मीणा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनकी कविताएं देश भर के विभिन्न पाठ्यपुस्तक के पाठ्य सामग्री में शामिल किया गया है। आप स्त्री विमर्श की एक सशक्त लेखिका हैं और नारी हृदय की वेदना व आक्रोश को आप अपनी कलम से शब्दों को पैनी धार प्रदान करते हैं। एक लंबे समय से इस क्षेत्र में आप सक्रिय हैं और आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। तो दोस्तों, हम स्वागत कर रहे हैं आदरणीय श्रीमती पद्मजा शर्मा जी का। जी नमस्ते जी। मैडम, आपका स्वागत है कविवाणी में। का जो बचपन एक राजस्थान के छोटे से गांव में बीता जी, उसके बाद आप मुंबई चली गई थी और फिर आप जोधपुर आए, जो आपका दौर रहा और ये अलग अलग शहरों में, तो इसको कैसे जिया और आपका क्या अनुभव रहा? जी ऋषिकेश जी, मेरा बचपन तो बहुत छोटे से गांव में गुजरा। वहाँ हमारे 5वीं तक की स्कूल हुआ करती थी और बहुत छोटा सा गांव जिसे आप ढाणी भी कह सकते हैं। उसके बाद में माता पिता के सामने ये प्रश्न उठा कि आगे कैसे पढ़ाया जाए। तो मेरी बड़ी बहन थी, वो भी पढ़ रही थी और हॉस्टल में रह के उसने पढ़ाई करी। तो ये हुआ कि इसको भी हॉस्टल में भेज दिया जाए। तो मुझे एक बगड़ नामक जगह है पिलानी के पास से, तो वहाँ पे हॉस्टल में मुझे पढ़ने के लिए भेज दिया गया और 6ठी से लेकर के 11वीं क्लास तक मेरी पढ़ाई वहीं हॉस्टल में पूरी हुई। जब अनुभव की बात करी तो बताऊं कि मुझे उस समय ये लगता था कि मुझे मेरे माता प्यार नहीं करते, इसीलिए उन्होंने अपने से दूर मुझे हॉस्टल में भेज दिया है। मुझे मेरा गांव चाहिए था, मुझे मेरी माँ चाहिए थी, मुझे पिताजी चाहिए थे, मुझे मेरे भाई बहनों के साथ में लड़ाई झगड़ा करना था, उनके साथ में मुझे समय बिताना था। मेरी वहाँ पे मैं स्कूल में पढ़ती थी तो बहुत सारी सखियाँ थी, गांव के दोस्त थे, तो उन सब के साथ मुझे खेलना होता था। मुझे हॉस्टल में उन सब की बहुत याद आती थी, तो मैं रोया करती थी। तो जब 9वीं क्लास तक, 6ठी से लेकर के 9वीं क्लास तक आप देखिए कि मेरा आंसुओं में ही ज़्यादातर समय चला जाता था। मुझे लगता है कि मैं गांव जाऊं और गांव जा कर के अपनी गायों को, भेड़ बकरियों को चराऊं, या वहाँ मेरी जो साथ की सहेलियाँ थी वो बाद में मैं जब छुट्टियों में आती थी तो मैं देखा करती थी कि वो लोग गायों के, भैंसों के पोठे इकट्ठे कर रही हैं और थेपड़ियाँ थाप रही हैं, या कुएं से पानी ला रही हैं, या माता जी को जल चढ़ा रही हैं। तो ये इस तरह के जो काम मैं जब उनको देखती करते तो मुझे लगता है कि मुझे भी यही काम करने हैं, और मुझे माता पिता ने क्यों अपने से दूर भेज दिया। मैं हर बार जब गर्मी की छुट्टियाँ होती तो वो बड़ा सा लोहे का बक्सा और अपना बीटा, वो जिसमें आपके गद्दा, तकिया, रजाई होता, वो लेके गांव आती। तो मैं हर बार ये सोच के आती थी कि अब के गांव जाऊंगी तो वापस से बगड़ नहीं आऊंगी। बिल्कुल। लेकिन मुझे फिर भेज दिया जाता कि नहीं, पढ़ाई ज़रूरी है। तो उस समय की ये मेरी फीलिंग ये थी कि मुझे माता पिता नहीं प्यार करते हैं और इसीलिए अपने से दूर कर दिया। लेकिन जब आज इस बात को मैं सोचती हूँ, जब मेरी बच्चियां बड़ी हो गई हैं, इनको हॉस्टल में भेजना पड़ा, तो मुझे पता है कि कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन फिर भी आपको बच्चों के भविष्य के लिए आपको कई ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो आपके मन को तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन आपका दिमाग कहता है कि वो निर्णय बच्चों के लिए लेने आवश्यक हैं। तो वहाँ चली गई। उसके बाद जैसे तक मेरी पढ़ाई वहाँ पे हो गई, तो अब तक भी मैं आपको सच बताऊँ कि मुझे ये नहीं पता था कि मैं क्यों पढ़ रही हूँ। अच्छा। मुझे ये था कि घर वाले पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ रहे हो। अब घर वाले, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मेरे साथ की गांव की और लड़कियों की शादियां हो जाती थी जल्दी। तो ये लगता था कि अगर नहीं पढ़ेंगे, अगर ज़्यादा रोएंगे, ज़्यादा माता पिता को तंग करेंगे कि हमें हॉस्टल में नहीं रहना, तो शादी कर देंगे। तो शादी नहीं करनी थी, ये था कि जल्दी से शादी नहीं करनी है। इस चक्कर में हॉस्टल में रहे, पढ़ते रहे, लेकिन ये नहीं पता था कि आगे चल के कुछ बनना भी है, कुछ लिखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ करना है। बस ये रहता था। उस समय आपको याद हो तो अखबारों में रोल नंबर आया करते थे, 10वीं 11वीं के। तो बस ये रहता था कि अखबार में रोल नंबर छप जाना चाहिए। अब कौन सी डिवीज़न आ रही है, किस तरह पास हो रहे हैं, वो मायने नहीं रखता था। तो ये था कि शादी से बच जाएंगे
और सब यही कहते थे, अरे शास्त्री जी की लड़की तो बहुत होशियार है। मैं सेकंड डिवीजन से पास होती थी उस समय, सप्लीमेंट्री नहीं आती थी, बस ये बड़ी बात थी। तो हमारे लिए उस समय यही हमारी सोच थी और इसी सोच के साथ हम 11वीं तक पढ़ाई करी। उसके बाद ये हुआ कि पिताजी ने कहा कि भाई बम्बई हम शिफ्ट होते हैं सब, और हम बम्बई चले गए। अब बम्बई जैसी जगह, मैं एक छोटे से गांव बिरमी की पैदा हुई, बगड़ में पड़ी। बगड़ में भी एक सीमित दायरा था हॉस्टल का, कोई ज़्यादा बाहर निकलने का कोई काम नहीं था। बम्बई पहुंच गए एकाएक। बम्बई पहुंचने के बाद लगा कि यहाँ तो और मुश्किल है जीवन। अब वहाँ मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में एडमिशन के बाद मैं देखूँ वहाँ लड़कियाँ गुजराती बोल रही हैं, मराठी बोल रही हैं, इंग्लिश बोल रही हैं फर्राटे से, और उनको पता है कि उनको क्या भविष्य में उनके लिए क्या तय है, उनको क्या करियर चुनना है, उनको क्या बनना है, और मुझे पता ही नहीं है। एक दिन मैंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे तो यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा बम्बई में, तो अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो बोले बेटा तुम छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा, तुम्हारी शादी कर देते हैं। नहीं शादी नहीं करनी तो फिर पढ़ो, शादी नहीं करनी तो पढ़ाई करो, समझो। ऐसे ही एक दिन प्रिंसिपल के आगे रो पड़ी मैं कहा कि ये लड़कियां मुझ पे हंसती हैं, कोई लड़की कहती है कि ये घुन्नी है, कोई कहती है ये चुप्पा है, कोई कहती है शर्मीली है, कोई कहता है बोलती ही नहीं है, इसकी जुबान नहीं है क्या। मैं शर्माई रहती इसलिए कि मुझे हिंदी भी ठीक से बोलनी नहीं आती थी। मैं राजस्थान से गई, राजस्थानी आती थी ठीक से, हिंदी में भी मुझे संकोच होता बोलने में। फिर प्रिंसिपल ने कहा तुम यहाँ पढ़ाई में तुमने एडमिशन लिया है, तुम बीए कर रही हो, तो तुमको इनको जवाब रो के नहीं देना है, कुछ करके देना है। अच्छा। और वो हमारी एक क्लास लिया करती थी हिंदी की। तो उन्होंने देख लिया था कि इसमें कुछ लियाकत तो है, ये ऐसे ही तो नहीं है। तो जब कॉलेज की पत्रिका छपी, आपका एक जो दूसरा सवाल आप मुझसे अगर आगे चल के करने वाले, उसका जवाब अभी आ जाएगा कि भाई कॉलेज की पत्रिका छप रही, तो उन्होंने कहा पद्मजा तुम्हारी एक कविता इस पत्रिका में होनी चाहिए। तो मैंने कहा दीदी मैं तो कविता लिखती नहीं हूँ। तो कहा तुम लिख सकती हो। तो मैंने कहा दीदी ये तो बड़े आदमियों का काम है, मैं कविता थोड़ी लिख सकती हूँ। तो उन्होंने कहा तुम भी कविता लिखोगी तो बड़ी बन जाओगी, क्योंकि ये जो लोग हैं जिनको तुम बड़ा आदमी कर रहे हो, कविता लिखने के बाद ही बड़े बने हैं, तो तुम भी बन सकती हो, तुम में ये योग्यता है, तुम लिखो। अब प्रिंसिपल दीदी का कहा कोई टाल नहीं सकता था, उन्होंने कहा है तो कविता तो लिख। एक रात, 2 रात, 3 रात चली गई, नींद नहीं आ रही है, दिन का चैन गायब है कि कविता कैसे लिखूं, कविता कैसे लिखूं। लेकिन फिर वही पिताजी को कहा तो पिताजी ने वही था कि भाई तुमसे नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, शादी कर देते हैं। तो नहीं, शादी नहीं करनी। तो फिर मैंने कविता लिखी, और पहली कविता मेरी जो प्राचार्य थी डॉक्टर सुशीला गुप्ता, उनके कहने पर उन्हीं को केंद्र में रख के मैंने एक कविता लिखी, और वो कविता तुम ये शीर्षक था उसका। और वो कविता मेरी कॉलेज की पत्रिका अमृता में वो प्रकाशित हुई, और वो कविता सबको बहुत पसंद आई। तो सारी जो अब तक जो कहते थे ये चुप्पा है, ये शर्मीली है, ये गावड़ी है, ये इस तरह के जो लगाया करते थे, टैग लगाया करते थे, तो वो सब बंद हो गए। मतलब पहली रचना वहीं से, पहली रचना वहीं से। तो वहाँ से एक तरह से आप देखें तो मेरा जो जीवन का जो एक टर्निंग पॉइंट जैसे होता है ना, वो उस कविता से और इस घटना से वो टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद से आप देखिए कि मैंने मेरा पूरा ध्यान पढ़ाई में भी लगाया। तो मैं क्लास में भी एक लड़की और थी, मेरी सहेली थी मीना, फर्स्ट आती थी और सेकंड में आती थी पूरी क्लास में। तो हमारा एक तरह से कंपटीशन रहता था। अच्छा। तो ऐसा करके फिर बहुत सारी लड़कियां सहेलियां भी बन गई, सारे टीचर्स भी बहुत सम्मान से, इज्जत से पेश आने लगे। उसके बाद जो लिखने का या कविता लिखने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ, तो वो चलता रहा। और उसके चलने में मैं आज भी आपको याद दिलाऊं, मेरी वो प्रिंसिपल अब नहीं रही दुनिया में, मैं उनकी बहुत सम्मान उनका मैं करती थी और आज भी करती हूँ। तो वो हमेशा यही कहती थी कि पद्मजा तुमको कविता लिखनी है, और कविता अगर तुमको लिखनी है तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा जो लेखक हैं उनको तुम पढ़ो, जो किताब मिले, जो लेखक मिले, जो कविता मिले, जो कहानी मिले, तुम पढ़ो। तो वो यही कहती थी कि कॉलेज में तुम आते हो, जब कभी कोई टीचर नहीं आती है या कोई खाली पीरियड होता है, तो में बैठो और कविता
जो भी रचना, किताब मिले, मतलब, रचनाएं बिल्कुल। आप पढ़ो, बिल्कुल। चाहे रविंद्रनाथ टैगोर मिल रहे हैं, चाहे शरद चंद्र मिल रहे हैं, चाहे अमृता प्रीतम है। बाद में कई, मैंने हिंदी से एमए किया है तो बाद में बहुत सारी रचनाएं आपके कोर्स में भी होती हैं, हाँ, चाहे महादेवी हैं, मीरा हैं, तो सबको एक तरह से पढ़ा, जो मिला उसी को पढ़ा। तो वहाँ ये भी आप कह सकते हैं कि अपनी प्राचार्य जी को खुश करने के लिए भी मैं पढ़ती थी कि दीदी मेरे को पढ़ते देखेंगी तो खुश होंगी। और अपना बाद में तो मुझे पता चला कि उस पढ़ने का मुझे कितना लाभ मिला। बाद में मैंने रचनाएं भी लिखी, तो कोई मेरी ऐसी रचना भी थी जिसमें महादेवी भी आती हैं, उसमें मीरा भी आती हैं, और मेरा अपना, उनका, मेरा आसपास सब उन रचनाओं में आता है। और उसके बाद आप देखिए कि जो सिलसिला शुरू हुआ तो इसी के बलबूते मैं विदेशों के दौरे भी मैंने किए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे विश्व हिंदी सम्मेलन में 2007 में अमेरिका भी जाने का मौका मिला, जो राजस्थान का साहित्यकारों का दल गया था उसमें मैं भी शामिल थी। और जापान भी गई, द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन था उसमें गई थी। और उसके बाद आप अभी पिछले साल और उससे पहले भी 2 साल पहले दुबई भी कविता पाठ करके मैं आई हूँ। तो ये एक सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद शादी करके आप देखिए एमए हो गया, एमए के बाद शादी करके जोधपुर में आ गई। तो जोधपुर आने के बाद भी मुझे यहाँ भी मेरे ससुराल वाले लोग भी ऐसे मिले कि मेरे ससुर जी थे, उनका यही कहना था कि बेटा अपना घर की जो जिम्मेदारी है वो पूरी निभाओ, उसके बाद तुमको कुछ अगर अपना लिखना पढ़ना करना है तो हमारी ओर से कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी मेरा लिखना पढ़ना जारी रहा। और ये जारी रहा उसी की बदौलत आज आपके सामने मैं। अरे नहीं, 2 दिन पहले ही ये घोषणा हुई है जी कि आपको साहित्य श्री का सम्मान से नवाजा जाएगा जी, और हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर। जी जी। और हिंदी की जो स्थिति है वो आपसे तो छुपा हुआ नहीं है जी। तो इसका और कैसे विकास हो? सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति है। राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचार समिति, वो लोग ये सम्मान, साहित्य श्री का सम्मान दे रहे हैं मुझे। और मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रही हूँ कि एक इतनी अच्छी संस्था है, बहुत समय से एक जानी मानी संस्था है, वो मुझे सम्मानित कर रही है। तो उसके लिए उनका मैं धन्यवाद भी करती हूँ। और आपने बहुत अच्छा मुझे सवाल किया, क्योंकि मुझे हिंदी दिवस पर ही ये सम्मान मिलेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा बातें ना करके आपको सिर्फ एक छोटा सा वाकया इस बारे में आपसे शेयर करना चाहूँगी। 2007 में विश्व हिंदी सम्मेलन में अमेरिका जाने का जो समय आया, तो राजस्थान का जो साहित्यकारों का दल था वो वीज़ा लेने के लिए दिल्ली चला गया। अमेरिकन एम्बेसी के बाहर हम लोग लगे हुए थे। वो समय गर्मी का समय था, बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। तो हम बहुत पीछे पीछे चले जा रहे थे और गर्मी धूप में जल रहे हैं, सिक रहे हैं, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, और अगर लाइन छोड़ देंगे तो फिर लाइन वापस पीछे लगना पड़ेगा। तो लाइन भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो एकदम जैसे होता है ना, आप परेशान हो जाते हो, परेशान हो गए। तो शाम को मैंने एक हिंदी की बहुत बड़ी कथाकार हैं चित्रा मुदगल, तो दिल्ली में रहती हैं, तो मैंने उनको मैं दीदी कहती हूँ और उनको मुझे उनसे बहुत लगाव, मैं बहुत सम्मान उनका करती हूँ। तो मैंने उनको फ़ोन लगाया कि दीदी हम यहाँ आए हैं वीज़ा के लिए, और वीज़ा तो अगर कल वीज़ा नहीं मिला तो मैं तो यहाँ नहीं रुकूंगी, मैं तो जोधपुर चली जाऊँगी, मुझे अमेरिका नहीं जाना। परेशान हो गए हम तो। बिल्कुल। हाँ। तो दीदी ने मुझे फ़ोन पर ही समझाया कि बेटा ऐसा है कि तुम ये कल्पना करो कि अगर तुम्हारी माँ बीमार है, ये बुलावा तुम्हें बम्बई से आता, मेरी माँ उस समय बम्बई में, हम बम्बई में थे, तो कि तुम्हें बुलावा आता और कहते तुम्हारी माँ बीमार है, तो तुम अपनी माँ से मिलने जाती कि नहीं जाती? अगर ये दिक्कतें आती तभी जाती कि नहीं जाती? मैंने कहा जाती। तो बोले तुम ये समझो कि हिंदी भी तुम्हारी माँ के बराबर है, बिल्कुल माँ के समान है। और बोले अपने आसपास देखो, कहीं गुलाबों की क्यारी होगी, क्या गुलाब इतना नाजुक होता है, इतना कोमल होता है कि ज़्यादा धूप देख के क्या दोपहरी में वो गिर जाता है नीचे, अपनी डाल छोड़ देता है? वो कुमला जाएगा लेकिन डाल। बिल्कुल। तो तुम भी हिंदी से ऐसे ही प्यार करो जैसे अपनी माँ से प्यार करती हो, तो तुम वहाँ जा सकते हो। तुम हट जाओगे तो तुम्हें क्या लगता है कोई और नहीं आएगा, कोई और आ जाएगा, लाइन में कोई और लग जाएगा, कोई और चला जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन
तुमको भावना हिंदी के प्रति प्यार की भावना ऐसी रखनी होगी, तब हिंदी का सच्चे मायने में हिंदी का विकास होगा और हिंदी का प्रचार प्रसार होगा। ये मैं चाहती हूँ कि हम अपनी भाषा से प्यार करें, इस भाव से, मतलब इस भाव से प्यार करें कि वो हमारे अपने जीवन का एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। आपकी जो रचनाएं हैं वो विभिन्न विधाओं में हैं जी। तो अपने आप को एक दो विधा में सीमित न रख के आपने इतनी सारी विधाओं में रुचि जग गई। मैं कई विधाओं में लिखती हूँ, ये आप सच कह रहे हैं। मैं शब्द चित्र है, कहानी, कविता, लघु कथा, डायरी और संपादन भी किया, समीक्षा भी करी और बाल साहित्य भी लिख रही हूँ। तो मैंने कई विधाओं में किया, आप ये सच कह रहे हैं। ऐसा ही यहाँ बहुत जाने माने आलोचक हैं मोहन कृष्ण बोहरा, तो उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि पद ने अपने आप को बहुत सारी विधाओं में बिखेर लिया। कोई 1 2 3 विधा बस बहुत होती है। मैं उन कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं आपसे मुझे ये लगता है कि ये हमारे वश में नहीं होता है कि हम किस विधा में लिखें। ये आपके भीतर कोई शक्ति होती है, आपके भीतर की कोई चीज़ होती है, वो आपसे लिखवाती है। कई बार ये होता है कि मुझे लगता है मैं कविता लिखने के लिए बैठी हूँ और मैं जब उठती हूँ तो मैं देखती हूँ मैं लघु कथा लिख के उठ गई हूँ। अच्छा। तो आप तय नहीं कर पाते, आपके भीतर कोई और पद्मजा है या कोई और ताकत है, वो आपसे लिखवाती है। माँ शारदा का कृपा है आप पे। जी, तो तब आप लिखते हो, मैं नहीं लिखती हूँ। मैं ऐसे ही एक दिन यहाँ से घूमने के लिए निकली और जा रही थी तो अचानक 2-3 विषय मेरे दिमाग में कौंध गए। मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, कुछ नहीं था, तो मैं वापस घर आई। घर आकर के मैंने वो दोनों तीनों पॉइंट नोट करे और मोबाइल लेके फिर मैं वापस घूमने के लिए गई। मुझे लगा कि ये लघु कथाएं हो गई, ये लघु कथाएं हो गई, और आकर के मैंने उन पे लिखा तो 2 लघु कथाएं लिखी और 1 कविता बनी। मैं नहीं तय करती कि मुझे क्या लिखना है, ये चीज़ें ये मेरे भीतर की जो दूसरी पद्मजा है वो तय करती है। इसलिए मैं कहूँ कि ये मेरे हाथ में नहीं है। और मेरी जो विभिन्न जो विधाएं हैं उनमें भी आप देखिए कि विभिन्न विषय आएंगे। जैसे मेरे जो रिपोर्टाज है या शब्द चित्र जिनको कहते हैं, उनमें आप देखेंगे तो उनमें जो तलछट वाले लोग हैं, जो बिल्कुल निचले तबके के लोग हैं, जो पानी पीने के लिए जैसे रोज जिनको कुआं खोदना पड़ता है, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों के दुख दर्द को, ऐसे लोगों के क्या तकलीफ़ें हैं, उनको मैं उनमें लिखने की कोशिश करती हूँ। और कविता में ज़्यादातर मेरी स्त्रियाँ जगह घेरती हैं, उनको ज़्यादा केंद्र में मैं रखती हूँ। और मुझे कई बार ये भी लगता है कि ये भी मैं ठीक नहीं कहती कि मैं रखती हूँ, बल्कि अपने आप आता है ये अपने आप। मैंने इस तरह का कोई बंटवारा मैंने नहीं करा कि मैं स्त्रियों पे कविता लिखूंगी, वो अपने आप लिखी जाती है। अच्छा। और कहानियों में ज़्यादातर आप देखेंगे तो जो युवा वर्ग है, जो किशोर वर्ग है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं, उसकी जो समस्याएं हैं, उसके जो सपने हैं, उनकी जो आकांक्षाएं, उनको वो अपनी चीज़ें लेके मेरी कहानियों में पदार्पण करते हैं। अच्छा। तो अनेक विधाओं में लिखने का ये आप ये ना कहें कि ये मैंने किया है, ये कोई और है जो मेरे भीतर से करवाता है। और ये मैडम बाल साहित्य विधा में इंटरेस्ट, थोड़ा सा अपने बारे में तो ये बता दूं कि बाल साहित्य में मैं बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हूँ। बाल साहित्य तो बहुत सदियों से लिखा जा रहा है। जैसे पंचतंत्र की कहानियां हैं, हितोपदेश है, तो वो तो लिखी जा रही हैं। लेकिन मेरा जो पदार्पण है वो अभी 4-1 साल पहले हुआ। 2021 में मेरे घर में मेरी नातिन का जन्म हुआ। अच्छा। और उस समय मुझे ये लगा, शुरू के जो 6 महीने थे वो तो मुझे लगा कि अब मेरी पढ़ाई तो ख़त्म हो गई, मैं तो लिखने पढ़ने का टाइम मुझे नहीं मिलता है। तो शुरू में तो बच्ची को खिलाते अच्छा लगता, लेकिन कभी कभी मन में ख्याल आता है कि यार अपन अपना काम नहीं कर पा रहे, अपना लेखन छूट गया है। और थोड़ी सी घुटन सी भी महसूस होती कि मैं कैसे लिखूं, क्योंकि समय नहीं निकल रहा है और ज़्यादातर समय उस बच्ची के साथ ही बीत रहा है। एक दिन मैं बैठे बैठे उसे खिला रही थी और मुझे लगा कि मैं इस बच्ची को ही क्यों ना लिखूं, इस बच्ची पर ही क्यों ना लिखूं। क्योंकि जब हमारे अपने बच्चे हुए थे तब तो हम नौकरियां कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उन बच्चों को पढ़ने स्कूल भेज रहे थे, घर था, रिश्तेदार थे, परिवार था, दिन भर काम में लगे रहते थे। अब समय मिल रहा है थोड़ा सा,
तो चलो हम बच्चों पे इनकी जो गतिविधियां हैं, इनकी जो चुलबुलापन है, इनका जो चंचलता है, जो मासूमियत है, इस पर कुछ मुझे लिखना चाहिए। अच्छा। तो मैंने उस बच्ची पर ही, मेरी जो नातिन है गौरा, उस पर ही बाल डायरी लिखने की शुरुआत करी। और बाल डायरी लिखने के बाद मैंने बाल कहानियाँ भी लिखी, बाल आलेख भी लिखे, बाल कविताएं भी लिखी। कविताओं की भी मेरी एक किताब गौरा के गालों में दो फूल खिलते हैं, इस नाम से कविता की भी एक किताब बाल कविता की आ गई है। 3 डायरियाँ, बाल डायरियाँ आ गई हैं। और 3 प्रकाशन 3 का होने वाला है। अच्छा, कभी भी प्रकाशित हो सकती हैं। और कहानियाँ और आलेख भी मैं लिख रही हूँ। तो ये भी मैं आपको बताऊं कि कई बार मुझे लगता है कि कई बार कई लोग होते हैं वो स्थितियों से घबरा जाते हैं कि ऐसी स्थितियों की बस छूट गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर मुझे ये लगता है कि नहीं, जैसा मौका मिले, जिस तरह से वक्त मिले, जिस तरफ से थोड़ा सा अगर झुकने से हमें कोई फ़ायदा हो सकता है, हमें कोई अच्छी चीज़ मिल सकती है, हाँ। तो हमें थोड़ा सा झुकने में कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। जैसे आप देखिए कि एक नदी होती है, पहाड़ से निकलती है, उसे समंदर से मिलना होता है, वो कैसे भी अपना रास्ता बनाती है। तो जब आपको लिखना है तो आप कैसे भी अपना रास्ता बना लेते हैं। तो मैंने अपना जो लेखन था उसको इस दिशा की तरफ मोड़ा, क्योंकि मैं दूसरा नहीं कर पा रही थी। पर मैंने इसका शोक नहीं मनाया, मैंने दुख नहीं मनाया, मैं दूसरा अल्टरनेट ढूंढ लिया कि कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ तो मैं इधर मुड़ती हूँ। और मेरा ये बाल साहित्य का लेखन था, ये चल पड़ा। और बाल साहित्य में आप देखिए कि मुझे बहुत आनंद आ रहा है। मैं उस बच्ची को कहानियाँ सुनाती रहती हूँ, कई बार पंचतंत्र की कहानियाँ भी आ जाती हैं तो सुनाते हैं बच्ची को, तो उसे उसकी जिज्ञासा होती है, वो और सवाल करती है, मैं उसे और बातें उसके साथ करती हूँ, तो उसमें मुझे बहुत रस आता है। और बहुत अच्छे से मैं उसके साथ रह के बाल साहित्य की रचना कर रही हूँ और बाल डायरी लिख रही हूँ। आपके जो अच्छी अच्छी रचनाएं और कविताएं हैं, मैं अपने दर्शकों को सुनाना चाहता हूँ। कुछ कविताएं मैं लेके आई हूँ और आपको सुनाऊंगी मैं। देखिए, मैंने अभी आपके सामने मीरा का जिक्र किया, अभी महादेवी का जिक्र किया। तो देखिए, जैसे जैसे आप जो चीज़ें पढ़ते हैं, जिन चीज़ों के आप संपर्क में आते हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी रचना में भी उतर के आती है। बिल्कुल। तो सबसे पहली कविता मैं आपको मीरा, इसका शीर्षक है, यही सुनाती हूँ। आप देखिए कि मेरी अधिकतर कविताओं के केंद्र में स्त्री है। तो यहाँ भी है, आप सुने। मीरा। हर औरत को कभी न कभी लगता है वह मीरा है, महादेवी है। हर औरत को कभी न कभी लगता है वह मीरा है, महादेवी है। पर हर औरत सदा बनी नहीं रह सकती मीरा या महादेवी। पर हर औरत सदा बनी नहीं रह सकती मीरा या महादेवी। वह तो वही बन सकती है जो औरत होकर भी खुद को औरत से पहले मनुष्य माने। जो औरत होकर भी खुद को औरत से पहले मनुष्य माने। और इतनी हिम्मत किस में होती है? और इतनी हिम्मत किस में होती है? पर जिसमें होती है वह मीरा महादेवी होती है। एक और छोटी सी 4 पंक्तियों की कविता है जिसका शीर्षक है काश। चिड़ा कई दिन से चिड़िया को मार रहा था। चिड़ा कई दिन से चिड़िया को मार रहा था। रोज की मार और चिकचिक से परेशान चिड़िया एक दिन उड़ी। रोज की मार और चिकचिक से परेशान चिड़िया एक दिन उड़ी, फिर लौट कर नहीं आई। काश मैं भी चिड़िया होती। काश मैं भी चिड़िया होती। अगली कविता का शीर्षक है उठना। कितना भी संभालो जिसे गिरना है गिर के रहेगा, और कितना भी गिराओ जिसे उठना है उठ के रहेगा। कितना भी संभालो जिसे गिरना है गिर के रहेगा, और कितना भी गिराओ जिसे उठना है उठ के रहेगा। जैसे बीज जमीन पर गिराया जाता है, मिट्टी तले दबाया जाता है, पर एक दिन मिट्टी को फोड़ ऊपर निकल आता है बीज। इसलिए अगर गिरना और उठना ही है, इसलिए अगर गिरना और उठना ही है, तो धरती पर बीज की तरह गिरो और फसल की तरह उठो। और फसल की तरह उठो। वाह। एक और सी कविता है, छोटी सी है, शीर्षक है अस्तित्व। लहरों का किनारों से टकराना, टकरा कर फिर लौट आना। लहरों का किनारों से टकराना, टकरा कर फिर लौट आना। लौट लौट कर फिर टकराना, और टकरा कर फिर लहराना, और टकरा कर फिर लहराना। स्त्री को यूं पड़ता है अपना अस्तित्व बचाना। स्त्री को यूं पड़ता है अपना अस्तित्व बचाना। अगली कविता है देना।
जैसे पेड़ देता है फल, जैसे नदियाँ देती हैं जल, जैसे फूल देता है खुशबू, वैसे ही मैं देती हूँ तुम्हें खुद को। जैसे पेड़ देता है फल, नदियाँ देती हैं जल, फूल देता है खुशबू, वैसे ही मैं देती हूँ तुम्हें खुद को। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, और इसलिए भी नहीं कि तुम मुझे चाहते हो, इसलिए भी नहीं कि तुम मुझे चाहते हो, बल्कि इसलिए कि तुम भी ये जान सको कि बिना किसी चाहना के देना ही असल में बिना किसी चाहना के देना ही असल में देना है। एक और कविता आपके सामने रखूंगी जिसका शीर्षक है औरत। ये कविता SRM यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, SRM यूनिवर्सिटी है चेन्नई में, उसके सिलेबस में 2014-15 में ये कविता लगी थी, वहाँ पढ़ाई जाती थी। इसका शीर्षक है औरत। मैं सीधी चली तो बोले बनती है। औरत समाज का, लोगों का क्या कमेंट्स रहते, क्या रवैया रहता, वो कुछ भी करे, लेकिन उनका क्या नहीं है, हाँ, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती वो सुनिए। कि मैं सीधी चली तो बोले बनती है, टेढ़ी चली तो बोले प्यादल है, मैं टेढ़ी चली तो बोले प्यादल है, और मैं रुकी तो बोले हार गई, और मैं झुकी तो बोले रीढ़ नहीं है। मैं रुकी तो बोले हार गई, मैं झुकी तो बोले रीढ़ नहीं है, मैं बैठी तो बोले हिम्मत टूट गई, और मैं उठी तो बोले घमंडी है। मैं बैठी तो बोले हिम्मत टूट गई, मैं उठी तो बोले घमंडी है, मैं चुप हुई तो बोले घुन्नी है, और मैं बोली तो बोले जुबान कतरनी है। मैं चुप हुई तो बोले घुन्नी है, मैं बोली तो बोले जुबान कतरनी है, मैं मरी वे तब चुप हुए, मैं मरी वे तब चुप हुए। एक कविता मैंने एक बार जयपुर में एक कोई लेखिका सम्मेलन था, उसमें भी मैंने ये कविता सुनाई। तो वहाँ बहुत अच्छे बड़े राइटर हैं रत्न कुमार सांभरिया, तो उन्होंने सुनी ये कविता। उन्होंने जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ, हमारी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा मैडम कविता तो आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन इसका जो अंत आपने किया ना वो थोड़ा सा अलग करना चाहिए था। मैंने कहा क्या करना चाहिए था? तो उन्होंने कहा कि आपको ये बोलना चाहिए था कि मैं तन कर खड़ी हुई वे तब चुप हुए। आपको मरना नहीं चाहिए था। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर औरत तो तन के नहीं खड़ी हो सकती। कई बार इस तरह की स्थितियां भी आती हैं कि औरत को आखिर मरना ही पड़ता है। लेकिन उसके बाद मुझे ये सीख मिली कि ये ठीक कह रहे हैं, मुझे तन के ही खड़े होना चाहिए। समाज का सामना अगर आपको करना है, आगे आपको बढ़ना है, आगे आपको निकलना है, ऊंचाई तक जाना है, आसमान आपको छूना है, तो आपको तन के खड़े होना पड़ेगा। घबरा करके रास्ता रोकना तो अपना काम नहीं होना चाहिए। इस कविता का शीर्षक है छोड़ रही हूँ। हर बरस कुछ न कुछ छूट जाता है मुझसे अनायास। हर बरस कुछ न कुछ छूट जाता है मुझसे अनायास। पिछले बरस विश्वास गया, इस बरस उत्साह। पिछले बरस उत्साह गया, इस बरस कुछ न कुछ तो जाना तय ही है अगले बरस भी। कुछ न कुछ तो जाना तय ही है अगले बरस ही। इसलिए मैं ही छोड़ रही हूँ चीज़ों को एक एक कर। वे छूटे मुझसे उससे पहले। मैं ही छोड़ रही हूँ चीज़ों को एक एक कर। जैसे पेड़ छोड़ता है छाल, जैसे पानी छोड़ता है रेत पर निशान, जैसे विदा होती बेटी छोड़ जाती है घर भर में आंसू ही आंसू। मैं छोड़ रही हूँ चीज़ों को एक एक कर। वाह। एक कविता बिल्कुल अलग स्वाद की। आप देखें कि श्रमिक, मैं क्योंकि ये वर्ग मेरा ज़्यादातर मेरे शब्द चित्रों में आता है, लेकिन कविता में भी इस तरह की कविताएं भी मैंने लिखी हैं। श्रमिक। धरती का सारा बोझ श्रमिकों के कंधों पर टिका है। किसने कहा कि शेष नाग ने उठा रखा है धरती को? किसने कहा कि शेष नाग ने उठा रखा है धरती को? एक दिन जरा कहो श्रमिकों से कि थोड़ा सुस्ता लें। दिन जरा कहो श्रमिकों से कि थोड़ा सुस्ता लें, बतिया लें, गपिया लें, काम से छुट्टी पर चलें। तब हिल न जाए ये धरती और रुक न जाए धरती का सारा कारोबार। तब कहना, तब कहना बिल्कुल किसने इसको धरती को उठा रखा है। एक और 4 पंक्तियां हैं। बिल्कुल। मैं नाव हूँ किनारा चाहती हूँ। मैं नाव हूँ किनारा चाहती हूँ। मैं नदी हूँ समंदर चाहती हूँ। दुख निराशा हताशा पीड़ा, दुख निराशा हताशा पीड़ा, तुम सब जाओ मेरी दुनिया से, तुम सब जाओ मेरी दुनिया से। अब मैं खिलखिलाता जीवन चाहती हूँ। अब मैं खिलखिलाता जीवन चाहती हूँ। एक कविता और पढ़ती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक गीत के साथ में बिल्कुल और अपनी कविता का जो ये दौर है इसको हम समाप्त करेंगे।
ठीक है, मैं एक कविता और सुनाती हूँ। शीर्षक है जरूरी। अपने पाँव पर खड़े होना ही ज़रूरी नहीं, ज़मीन पर मजबूती से पाँव टिकाना भी ज़रूरी है। अपने पाँव पर खड़े होना ही ज़रूरी नहीं, ज़मीन पर मजबूती से पाँव टिकाना भी ज़रूरी है। सिर्फ मजबूती से पाँव टिकाना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि मुस्तैदी से चलना भी ज़रूरी है। सिर्फ मजबूती से पाँव टिकाना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि मुस्तैदी से चलना भी ज़रूरी है। और सिर्फ चलना ही ज़रूरी नहीं, रास्ते के कांटों को मसलना भी ज़रूरी है। रास्ते के कांटों को मसलना भी ज़रूरी है। और कांटों को मसलना ही ज़रूरी नहीं, उस जगह मोहब्बत के बीज बोना भी ज़रूरी है। उस जगह मोहब्बत के बीज बोना भी ज़रूरी है। अगर मोहब्बत है तो सब ज़रूरी है, वरना कुछ भी ज़रूरी नहीं। अगर मोहब्बत है तो सब ज़रूरी है, वरना कुछ भी ज़रूरी नहीं। आपके सामने एक गीत रख रही हूँ, बिटिया। ये विदाई का गीत है। बिटिया कैसे धरूं मैं धीर, बिटिया कैसे धरूं मैं धीर, जब से गई हो याद तुम्हारी, जब से गई हो याद तुम्हारी, दिल को रही जैसे चीर, बिटिया कैसे धरूं मैं धीर। माँ ही जानती होती कैसी, माँ ही जानती होती कैसी, बिटिया बिछोह की पीर, बिटिया कैसे धरूं मैं धीर। मेरी दुआ है तू बन जाए, मेरी दुआ है तू बन जाए, अपने रांझे की हीर, बिटिया कैसे धरूं मैं धीर। तेरी याद में फूल लगे जो, तेरी याद में फूल लगे जो, छू जाए कोई तीर, बिटिया कैसे धरूं मैं धीर। पिता तेरे खुद रोते जाते, पिता तेरे खुद रोते जाते, मुझको बंधाते धीर, बिटिया कैसे धरूं मैं धीर। तेरी बहना गले लगाती, तेरी बहना गले लगाती, तेरी एक तस्वीर, बिटिया कैसे धरूं मैं धीर। भाई चुप है चुप हो जैसे, भाई चुप है चुप हो जैसे, साधु संत फकीर, बिटिया कैसे धरूं मैं धीर, बिटिया कैसे धरूं मैं धीर। वाह 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 वाह। जो प्रतिभा है, आपके जो रचनाएं हैं, एक सागर को गागर में समाने जैसा बात है। आपकी पूरी प्रतिभाओं को मैं अपने एक एपिसोड में समाहित नहीं कर पा रहा हूँ। आपने जो अपना ये समय निकाला है मैडम, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपको ऋषिकेश जी धन्यवाद देना चाहूँगी। और मैं आपकी जो आप प्रयास कर रहे हैं कविवाणी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, तो इसके लिए आप प्रशंसा के लायक हैं। क्योंकि आज का जो वक्त है वो हमें अक्सर सुनने में आता है कि कविताएं पढ़ी नहीं जा रही हैं, लिखी तो बहुत जा रही हैं, पढ़ी नहीं जा रही हैं। लेकिन आप जो इसके माध्यम से कवियों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, कविताएं रिकॉर्ड कर रहे हैं और लोगों के सामने रख रहे हैं, तो कविवाणी के माध्यम से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरा है कि मैं ये भी कहूँगी कि आज ये बाज़ार का समय है। इस बाज़ार के समय में अगर कोई व्यक्ति कविता के लिए इतना प्रयासरत है तो ये उसके लिए बहुत